दोस्तों नमस्कार। उर्फी गुजरात दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज बात करने जा रहे हैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम बात करते हैं गुजरात की राजनीति के बुझते हुए सितारों की। विजय रूपाणी साहब से हमने शुरुआत की है, कुछ एपिसोड आप पहले देख चुके हैं, इसी में आगे चलते हैं। पिछली एपिसोड में हमने ये कहा था आपसे कि हम आगे ये बताएंगे कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव सर पे था और उस समय एक एक वाक्य, एक नारा अचानक से बड़ा पॉपुलर हो गया सोशल मीडिया पे। विकास की बात बहुत करती है भारतीय जनता पार्टी और पर्दे के आगे विकास की बातें बहुत होती है, पर्दे के पीछे जो है वो जातिगत समीकरणों को लेकर, इक्वेशंस को लेकर, वोट कैसे बांटे जाए, कैसे आवंटित किए जाए, कैसे अपनी ओर उसका ध्रुवीकरण किया जाए, ये सब बातें पर्दे के पीछे हमेशा होती रहती है। चाहे वो गुजरात की राजनीति की बात करें या फिर देश की राजनीति की बात करें, तो ये इनका एक राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है। तब ये विकास विकास की जब बातें बहुत हो रही थी 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो एक वाक्य, एक स्लोगन सा बन गया और बड़ा पॉपुलर हो गया। उसका गुजराती में अगर मैं कहूं तो ये है कि विकास गांडो थयो छे। मतलब हिंदी करें इसका तो ये कि विकास पागल हो गया है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये इतना प्रचलित हो गया था, इतना वायरल हुआ ये कि जिस व्यक्ति का नाम विकास उस समय गुजरात में था, जितने भी विकास थे, विकास नामधारी व्यक्ति जितने भी थे, बेचारे के अब नाम होंगे, उनको थोड़ा पता होगा कि ये उस नाम का ये हाल हो जाने वाला है। उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। मतलब कि कोई अगर वो दौर एक 6 महीने का ऐसा चला, मैं कहता हूं कि तकरीबन तकरीबन मार्च अप्रैल अप्रैल के बाद, अप्रैल 2070 में कहीं से ये शुरू हुआ और चुनाव आते आते ये पिक पे था अपने और आंदोलन भी सभी अपने पिक पे थे। तो आंदोलनकारियों ने इस वाक्य को, विकास पागल हो गया है, इसको इतना वायरल किया कि पूछे मत। और ये सहन नहीं हुआ विजय रूपाणी साहब से, तो वो उसको काउंटर करने के लिए गया। उनकी एक तो क्या है, वो आते हैं सौराष्ट्र से, जहां से मैं आता हूं, तो वैसे भी जो है गुजराती हमारे भाई या बहन है, उनका आमतौर पर हिंदी में हाथ जो है थोड़ा तंग रहता है, वो हम ठीक से हिंदी बोल नहीं पाते आमतौर पर इन जनरल। और अगर बोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो लहजा, वो टिपिकल जो, फिर अब गुजराती में भी तो बहुत 5 बड़े डिवीजन है ना, एक नॉर्थ गुजरात है, वहां की बोली अलग है, लहजा अलग है। नॉर्थ गुजरात में भी 2-3 अलग अलग लहजे आपको सुनने को मिल जाएंगे। सौराष्ट्र में तो अलग अलग 5 ऐसे सौराष्ट्र के अंदर ही प्रदेश है जहां आपको अलग अलग बोली का लहजा मिल जाएगा। फिर कच्छ अपने हिसाब से, कच्ची भाषा है उसकी, बोली है उसकी, तो वो फिर वो आ जाता है। तो एक तो वो जब बोलते हैं वो बड़े हास्यास्पद लगते हैं, लोग इनकी मजाक बना के रख देते हैं। जब गलती से भी उन्होंने हिंदी में बोलने की कोशिश की, कई बार जो है कुछ पत्रकार तो नेशनल चैनल के इसका मजा लेने के लिए जो है उनको कुछ चीजें जो है सवाल फिर हिंदी में कहते हैं, सर ये नेशनल के लिए जाएगा, इसमें इसको जरा हिंदी में बोल दीजिए। तो शुरू शुरू में तो रूपाणी साहब को बड़ा अच्छा लगता था कि चलिए नेशनल में भी हमारी बाइट चलेगी। उनको ये भी नहीं पता, फिर बाद में किसी ने उनको बताया कि सर आप ये हिंदी वाला टाल दीजिए, हिंदी में आप इतने सारों को मत बताइए, इसकी मजाक होती है। लोग फिर जो है मजाक उड़ाते हैं आपकी आपकी जो बोलने का तरीका और आपकी जो परिस्थिति है हिंदी भाषा के साथ, आप इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि फिर किसी ने उनको ये भी बताया कि एएनआई जो है वो एक ही, अगर जरूरत पड़े तो एक ही एएनआई जो है समाचार संस्था, उसी को आप बाइट दे दीजिए, वो फिर पूरे सभी समाचार चैनलों में वो चल जाएगी, तो आपको हर एक के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। और ये शुरुआत में उनको नहीं पता था। और क्योंकि जब मैं जैसे पहले कह चुका हूं कि एक्सेप्टेंस का बड़ा मामला था उनके उनके लिए, स्वीकृति का, कि लोग, पार्टी के अंदर के लोग, पार्टी के बाहर, कैबिनेट के उनके जो सीनियर मंत्री थे वो सब, और राज्य की जनता भी कम से कम स्वीकार कर रहे कि यार ये एक मुख्यमंत्री बनने के काबिल था, ये आकस्मिक रूप से, ये एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर नहीं है।
हालांकि वो वही थे पर वो कोशिश कर रहे थे। तो जब आदमी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देता है तो क्या होता है मैं बताऊं, कई बार कि फिर गलतियां कर देता है, फिर वो एक तरह से कैलकुलेटिवली काम नहीं कर सकता है। जब वो कैलकुलेटिवली काम नहीं कर सकता, और विशेष रूप से राजनीति में जहां पब्लिक फिगर हो, जहां आपको दिन में 10 बार देखा जाता है, 10 बार सुना जाता है, फिर अगर वहां अपने चूक कर गए तो फिर लफड़ा हो जाता है। और यही लफड़ा रूपाणी साहब के साथ बार बार होता रहा है। वो अपनी उस इमेज को जो बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बड़े ही संवेदनशील व्यक्तित्व के मालिक हैं और बहुत रुजू हृदय के हैं, प्रजा के प्रति, जनता के प्रति उनका बहुत स्नेह है, सम्मान है, प्रजा को बहुत प्यार करते हैं, और उन्हीं में से एक है। ये जो उनकी कोशिश लगातार चलती रही, वो सफल अंत तक नहीं हो पाई। कोशिश उन्होंने बहुत की। अभी ये जो भारतीय जनता ये आम आदमी पार्टी के जो अभी तक गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, जिनको अभी महाराष्ट्र का प्रभार सौंपा गया है, गोपाल इटालिया, उन्होंने इसका बहुत मजाक उड़ाया था। हार्दिक पटेल ने बहुत मजाक उड़ाया, विकास पागल हो गया, विकास पागल हो गया। एक सभा में इसका काउंटर करते करते विजय रूपाणी साहब भी बोल गए कि विकास पागल हो गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं उनको समझाना चाहता हूं कि हमने क्या क्या विकास किया है। उसके बाद पर वो क्लिप इतनी बन गई, बस भाई अब इतनी वीडियो क्लिप बन गई, तो बन गई तो फिर वो भी घूमने लगी कि देखिए तो राज्य का मुख्यमंत्री भी कह रहा है कि विकास पागल हो गया। समझा? लोग जो है वो अपने गड्ढे वाले रास्तों के फोटो मोबाइल से लेके उसको डाल के कहते थे कि विकास के गाल पे गड्ढा हो गया है। फिर अगर पानी कहीं भरा है, कहीं गंदगी है, तो कोई डालेगा और फोटो सोशल मीडिया, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे घुमा देगा कि देखिए विकास गंदा हो गया। ये बहुत चला। इससे छुटकारा कैसे पाए विजय रूपाणी साहब को समझ में नहीं आ रहा था। और उसी कोशिश में उन्होंने एक सज्जन है राजकोट के, अब वो मित्र है तो नाम नहीं लूंगा मैं उनका, क्योंकि पत्रकार होने के साथ साथ उनका पेशा ये भी है कि भाई वो एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं कैसे बोला जाए, कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए आपके पब्लिक लाइफ में। तो वो उनसे उन्होंने एक बार मुलाकात की राजकोट में, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या करे इसका, ताकि ये जो गले पड़ गया है विकास, और कहीं जब भी जाते हैं यही नारा सुनने को मिलता है, इससे कुछ छुटकारा दिलाने की कोई तरकीब बताओ। तो वो जो हमारे मित्र हैं उन्होंने अपने हिसाब से कोशिश की, और वो कोशिश भी उतनी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि गलतियां हर तरह से हो रही थी। और आंदोलन का जो फोर्स था, तीनों आंदोलन का, पाटीदार, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी वाला जो था, ये तीनों आंदोलन का फोर्स काफी प्रभावी था। और उसी समय फिर हार्दिक पटेल वाली जो पास थी, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति, उन्होंने ये तय किया कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, और कांग्रेस से कुछ उनके जो कार्यकर्ता या नेता है उनको विधानसभा में चुनाव की टिकट मिल जाएगी। तो फिर ये जो है पूरी तरह से कांग्रेस के समर्थन में लग गए। बहुत बड़ी रैलियां हो रही थी और सूरत में तो बहुत बड़ा एक एपिसेंटर बन गया था पाटीदार मूवमेंट का। उस तरफ इस तरफ अल्पेश ठाकुर जो थे वो उत्तर गुजरात में लगे हुए थे, और उन्होंने भी ये फिर तय किया कि वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। और कुछ समय के बाद फिर जिग्नेश मेवाणी ने भी तय किया कि वो और उनकी जो दलित अधिकार मूवमेंट है वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। तो ये बुरी तरह से उनको लगा था कि वो फंस गए हैं। और केंद्र में भी जो उनके जो शीर्षस्थ इनका नेतृत्व है, दो ही लोग हैं, मतलब नेतृत्व, नरेंद्र भाई और अमित भाई, वो भी सोच रहे थे उनकी जो जानकारी वो जो पाते थे वो ब्यूरोक्रेसी से, अफसरों से, उनकी जो एजेंसीज वगैरह होती वहां से वो लगातार वो इंफॉर्मेशन वो पा रहे थे कि भाई हो क्या रहा है, ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है। हमको मालूम है, हमको पता है, इसलिए कह रहे हैं कि उस समय हमको बताया गया था कि बहुत मुश्किल है कि सरकार बना पाए, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला मामला है कि सरकार बना पाए।
अब क्योंकि विजय रूपाणी साहब को वहां बिठाया था, अगर वो सरकार, उनकी अगुवाई में चल रही सरकार अगर हार जाएगी, या तो जीत मिले लेकिन शर्मनाक जीत मिले, उससे फिर क्या होगा? उन्हीं के निर्णय पर जो है फिर पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी सवाल उठाया जाएगा। तो ये बड़ा इनके लिए एक संकट था। तो बड़ी कोशिश रही, लेकिन साथ में विजय रूपाणी साहब ने कुछ अपने हिसाब से ऐसी कोशिश करने की ठान ली कि नहीं, कैसे भी करके जीतना तो है ही है। तो उन्होंने उसी समय कुछ कांग्रेस के जो असंतुष्ट नेता थे, उनको साधना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके साथ जो है बातचीत का एक सिलसिला शुरू कर दिया था, जैसे उसमें कुंवर जी बावलिया भी एक है और जवाहर चावड़ा साहब भी उसमें से एक है। बातचीत तब से शुरू हुई थी और कैसे भी करके, अच्छा एक बीच में बता दे बात आपको, हमको 8-10 दिन या कुछ हफ्ता के अंदर की बात है, चुनाव से पहले हमको फोन आया था बहुत बड़े अफसर का। उस समय हम दिव्य भास्कर में थे, जैसे हम बताया आपको कि वो दौर हमारा था दिव्य भास्कर के साथ, और भास्कर में हम न्यूज एडिटर थे और स्टेट ब्यूरो चीफ थे। हमारा काम ही था पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करना और हमारी टीम से करवाना। तो हम पर फोन आया था और पूछा गया था कि आपको क्या लगता है? हमने कहा कि अभी की जो हालात है उसको देखते हुए लगता है कि आपको 95 से लेके 105 के बीच में कहीं कोई सीट आनी चाहिए। तो बोले आप ये मानते हैं कि हम जीत जाएंगे? मैंने कहा जिस तरह से कोली वोट्स और ठाकुर वोट्स और पाटीदार वोट्स में एक जो मैं कहीं फूट देख रहा हूं, और जिस तरह से ये सब कांग्रेस के साथ चले गए हैं, ये ध्रुवीकरण इतना मजबूत नहीं हो पाएगा जितना कांग्रेस समझती है। और दूसरा ये फैक्टर था कि ये जो आंदोलन से बने हुए नेता थे, इन सबको पावर की बड़ी भूख थी। तो वो अपने अपने उम्मीदवारों के लिए, अपने समर्थकों के लिए जो टिकट जिस तरह से उसकी खींचातानी कर रहे थे, वो कांग्रेस के लिए बड़ी नुकसानदायक थी। और उस समय जो हर बार होता था कांग्रेस में, उस बार भी होने वाला था। वो एक्चुअली हमने जब ये कहा, हमको पूछा गया था, वो हो चुका था कि चुनाव के दूसरे चरण की जो सूची होती है उम्मीदवारों की, उस सूची में अचानक से फिर 28 या 25 नाम जो है बदल दिए गए थे। तो जो विनेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट थे उनको हटा के जो हार सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, उन लोगों को डाल दिया गया। तो मैंने कहा ये सब फैक्टर आपको हेल्प करेंगे। तो इस बार जनता तो नहीं चाहती कि आप जीतें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप सरकार बना लेंगे। पर 95 से 105 के बीच में वो सरकार होगी आपकी। तो जीत कोई जीत नहीं होगी आपकी। तो फिर जो है हमको एक बार, हम जब गए थे, तो हम तो जाते थे रिपोर्टिंग के लिए, तो हम गए तो मुख्यमंत्री साहब की चैम्बर में मुलाकात हुई उनसे। उस समय बोला आपने कुछ ऐसा कहा है इस अफसर को? मैंने नहीं कहा, उन्होंने पूछा था तो मैंने बता दिया। बोला आपको लगता है कि सरकार बन जाएगी? मैंने कहा हाँ मुझे लगता है बन जाएगी। और आपकी जो कोशिश है, मैंने कहा आप जो पर्दे के पीछे से जो कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से कि कांग्रेस में भी किस तरह से टिकटें दी जाए, और उसमें कुछ हद तक आप सफल हुए हैं आप लोग। तो वो जो विनेबिलिटी वाला जो एक मामला है, वो कांग्रेस के कुछ ऐसे कम से कम मैंने कहा कि 30 से 32 विधायक के उम्मीदवार, पद के उम्मीदवार हैं, जो मुझे लगता नहीं कि वो जीत पाएंगे। और मुझे लगता है कि इसीलिए आप जो है, जनता ना चाहती है लेकिन फिर भी आप सरकार बना लेंगे। बहुत ज्यादा अगर मिली तो आपको इतनी सीटें मिलेंगी। उसके बाद उनका जो चेहरा था वो थोड़ा थोड़ा जो है फीका हो गया, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर इतनी कम सीट से अगर जीत मिलती है तो फिर क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से रिपीट हो पाएंगे? ये उनके मन में बड़ी चिंता थी। और विकास जो पागल हुआ था, वो स्लोगन भी उनको बहुत डैमेज कर गया था। तो आगे अब ये देखेंगे कि सरकार तो उनकी बन गई 2017 में, और फिर से उनको क्यों मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया? ऐसा क्या हुआ कि नितिन पटेल अचानक से नाराज होकर जो है वो कोक भवन में चले गए, और उनको मनाने के लिए 3 दिन तक का ड्रामा जो चला वो क्या था? ये सब मुद्दों पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड में अभी इतना ही है, और बस देखते रहिए हमसे, हमारे साथ जुड़े रहिए 4 PM और
दस्तक दोनों के साथ, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और करवाएं। यही गुजारिश है आप सबसे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।